गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। आई होप सब अच्छा ही है बच्चों। आओ बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट्स अ वेरी 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 चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज द लिमिटेशन एक्ट 1963। बच्चों, ये जो लिमिटेशन एक्ट है ना, हम जितने भी एक्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हर जगह इसका तो कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। रीजन, क्योंकि जहां जहां पर बच्चों कोर्ट में केस फाइल होता है, वहां पर इसकी बातें की जाती है। ठीक है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर ना, एक, अगर मैं इस एक्ट से बाहर जाके एक बात करता हूँ, नॉर्मली से बात करता हूँ। मान लो अगर मैं कहता हूँ मैं एक पर्सन से लड़ाई करता हूँ, क्लियर, उसकी पिटाई कर देता हूँ, और पिटाई करने के बाद वो मुझसे पूछता है मेरी, उसने वो कहता है जी मेरी पिटाई क्यों की। तो मैं उसको कहता हूँ देख, तूने मुझे 5 साल पहले तूने मुझसे लड़ाई की थी, मैं उसका बदल ले रहा हूँ। वो कहेगा भाई साहब 5 साल पहले की बात है तो 5 साल पहले ही करते, या एक रीजनेबल टाइम में कर लेते, अब क्यों मारा? तो दैट्स मीन, तो वही चीज है बच्चों यहाँ पे। क्या सेम थिंग, मान लो मेरा किसी पार्टी से झगड़ा अगर हो रहा है, तो क्या मैं कोर्ट में कभी भी पूरी लाइफ कभी भी जा सकता हूँ क्या? कोर्ट कहता है जी नहीं, आपको अगर जाना है तो वो आपको एक रीजनेबल टाइम में जाना पड़ेगा। आपका झगड़ा हुआ सपोज कभी 20 साल पहले, और आप अब कोर्ट में आ रहे हो, हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो जो ये जो लिमिटेशन एक्ट है, ये यही चीज के बारे में डिस्कस करता है कि केस अगर आप करना चाहते हो तो कितने टाइम में आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों कोर्ट की जजमेंट आ जाएगी इतने टाइम में, कोर्ट में आपको आना पड़ेगा, कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में इसी चीज के रिगार्डिंग बात की गई है कि टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा। दूसरा बच्चों, अगर मैं इस एक्ट का अगर पर्पज अगर यहाँ पे चेक करना चाहता हूं, तो उसका पर्पज ये है, ये हमें केस फाइल करने के लिए एक्टिव करना चाहता है। वो कह रहे हैं जी आप आलसी हो, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद आप कोर्ट में कह रहे हो जी देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी चलेंगे, बाद में चलेंगे, अभी नहीं जा रहे हैं। वो कह रहा है भाई भूल जाओ, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप जाना चाहोगे ना तो जा नहीं पाओगे। तो मतलब इस पूरे एक्ट में आपको सिर्फ एक एक्टिवनेस आपको दी जाएगी कि अगर आप कोई कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हो तो वो कितने 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 टाइम में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। या और बहुत सारे केसेस अलग अलग आपके आएंगे कि जितने टाइम के लिए इतने टाइम में जाना पड़ेगा, इतने टाइम में इतने टाइम में जाना पड़ेगा, तो वो बहुत सारी चीजें वहां पर आएंगी। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों बहुत प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट क्या चीज हमें शो करता है, लिमिटेशन एक्ट में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आती है। तो बच्चों लिमिटेशन एक्ट का अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखता हूं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया बच्चों, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जहां पर एक टाइम पीरियड बताया जाता है, एक पीरियड बताया जाता है आपको कि आप कितने टाइम में अपने राइट को कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हो कि जी मेरा पैसा मुझे दिलवा दो। ठीक है। तो बच्चों ये क्या शो करता है, ये एक ऑब्जेक्ट शो करता है जिसमें पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रिस्क्राइब द पीरियड कि जिसमें जो मेरा एग्जिस्टिंग राइट है मैं उसको कोर्ट में एनफोर्स कर पाऊं। Existing right can be enforced in the court. Can be enforced in the court. तो दैट्स अ पॉइंट बच्चों। यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल अगर लेता हूँ, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मान लो आपने बच्चों किसी को ना लोन दिया हुआ है, एक मिस्टर एक्स है और सेकंड पार्टी बच्चों मिस्टर वाई, में यहाँ पे लेता हूँ। एक्स ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे वाई को लोन दिया। अब जो लोन दिया गया वो 1 जनवरी 2022 को ये लोन दिया गया। ठीक है जी। मतलब ये कौन है बच्चों, क्रेडिटर, वाई इज द डेटर। अब जो ये जो लोन पे करना था, मतलब दैट्स कॉल्ड द ड्यू डेट ऑफ द रीपेमेंट, ये अमाउंट पे करना था बच्चों 1 जुलाई 2022 को पे करना था। ठीक है यहाँ पे। अब उसने पे नहीं किया बच्चों, डिफॉल्ट कर दिया, मतलब जो जिस दिन उसको पे करना था उस, मतलब आप अपना राइट मानते थे कि भाई आप मुझे 1 जुलाई 2022 को मेरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। इस वाई ने बच्चों इसमें डिफॉल्ट कर दिया, आपका अमाउंट पे नहीं किया। मुझे बताओ आप कोर्ट में जा सकते हो नहीं जा सकते बच्चों? आंसर इज यस। तो बच्चों मैंने क्या कहा, अब ये जो मिस्टर एक्स है इसके पास राइट है कि वो एनफोर्स कर सकता है कोर्ट में। अब जो जो राइट एनफोर्स कहा गया ना लिमिटेशन एक्ट में, अब मैं अगर लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूं जहां पे, तो एज पर
लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 बच्चों, यहाँ पे जो टाइम पीरियड यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोन के केस में कोर्ट में जाना चाहते हो, किसी पे केस फाइल करना चाहते हो, तो आपको बच्चों केस फाइल यहाँ पे 3 साल में करना पड़ेगा। वो तो देख रहे हो यहाँ पर, अगर मिस्टर एक्स के पास अब टाइम है 3 साल का, मतलब ये फर्स्ट, अब ये 3 साल कहां से लूंगा बच्चों में, जिस दिन से उसका राइट एनफोर्स हो सकता है। राइट किस दिन से हो सकता था उसका? 1 जुलाई से, ना कि 1 जनवरी से। मतलब जिस दिन से वो पैसा मांग सकता था और उसको नहीं मिला, तभी तो राइट आएगा ना बच्चों पे। तो उसको वो 1 जुलाई 2022 से लेकर 3 साल तक, इसके बीच में उसको केस फाइल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो बच्चों फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो बच्चों दैट्स ऑल। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स, after 3 years X cannot file case against Y। इसका मतलब आपको जो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर साफ साफ बता दिया गया है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। और अगर आपने केस फाइल नहीं किया तो वहां पर केस खत्म। ठीक है, आप वाई के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। तो बच्चों एक लाइन, इसके लिए एक मैक्सिम यहाँ पे आता है। अगर मैं इस पूरे लाइन के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो एक मैक्सिम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉर्मली वैसे याद रख लेना। ठीक है, कभी जरूरत पड़े प्रैक्टिकल लाइफ में, थियोरेटिकली तो मुझे लगता नहीं ये पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिकल पूछा जाए तो याद रखना ये, दैट्स कॉल्ड विजिलेंट, विजिलेंट बेसेट नॉन डॉर्मिएंट, डॉर्मिएंटिबस ज्यूरा सब वेनिएंट। कौन सी कंट्री में पहुंच गए सर? कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? हाँ, ये लैंग्वेज क्या हमें लर्न करनी पड़ेगी? तो बच्चों लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बट इस लाइन का मतलब क्या है वो जरूर आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं, जो लिमिटेशन एक्ट है ना, वो सिर्फ एक्टिव लोगों की हेल्प करता है, लेजी लोगों की हेल्प नहीं करेगा। तो मतलब अगर ये मिस्टर एक्स 3 साल तक अगर केस फाइल कर देता है तो कोर्ट कहता है मैं तुम्हारी हेल्प पक्का करूंगा। और अगर हम 3 साल तक कोई केस फाइल नहीं किया तो आप बहुत लेजी पर्सन हो, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो बच्चों इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये जो लो है ये हेल्प करता है, इट्स द डिलीजेंट। डिलीजेंट कौन होते हैं बच्चों यहाँ पे? एक्टिव पर्सन एंड नॉट इंडोलेंट। इंडोलेंट कौन होते हैं? इनएक्टिव पर्सन, आलसी लोग। तो आलसी लोगों की हेल्प नहीं की जाएगी यहाँ पे, एक्टिव लोगों की यहाँ पर हेल्प की जाएगी। ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों ये एक प्रॉपर इस एक्ट का ऑब्जेक्ट मैंने आपको शो किया है कि इस एक्ट के ऑब्जेक्ट में वो कहना क्या चाहता है कि भाई आपको एक टाइम पीरियड बताया जाएगा, आपको उसी टाइम पीरियड में कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जब तक एक्ट का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे इसको बढ़ नहीं सकते। तो आपको पहले एक्ट का ऑब्जेक्ट अच्छे से देखना पड़ेगा कि इस एक्ट में किस चीज के रिगार्डिंग कैसे कैसे चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है यहाँ पे, तो ये था बच्चों यहाँ पर कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था। लेकिन इसका बच्चों ऑब्जेक्ट दे दिया गया, बट एक बार एक एग्जाम में एक लाइन पूछी गई थी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका एक नोट की तरह मैं आपको लिखवाता हूँ। ये जो एक्ट है ना बच्चों, ये आपके राइट को, मतलब जो आपको कोर्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज मिलने वाली थी वो तो खत्म हो गई, ये एक्ट कहता है, लेकिन जो आपका राइट है ना वो खत्म नहीं करता। मतलब एक लाइन बच्चों एग्जाम में पूछ लेते हैं, इस पर कमेंट करो, दैट इज द लिमिटेशन बार्स रेमेडी। लिमिटेशन ने रेमेडी तो खत्म कर दी, लेकिन बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। बट राइट खत्म नहीं करता ये, डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। इस पर कमेंट करो। इस तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इस पर कमेंट करो कि इसमें क्या चीज आपकी होगी। तो बच्चों सबसे पहले इसका मतलब आपको बताता हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है। वो कह रहा है जी यहाँ पे कि जो आपको कोर्ट के थ्रू रेमेडीज मिलने वाली थी वो तो खत्म हो गई, दैट्स द बार्स रेमेडीज, लेकिन जो आपके पास राइट था, उसके पास उससे पैसा लेने का जो राइट था वो खत्म नहीं हुआ। अरे भाई जो रेमेडीज खत्म होगी तो राइट भी खत्म होना चाहिए, मैं उससे पैसा कोर्ट के थ्रू तो मांग नहीं सकता।
अब इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान सुनो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं वही एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर फिर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वहीं पे भी शो कर सकते हो। एक्स इज द क्रेडिटर, वाई इज द डेटर, ठीक है। एक्स ने बच्चों यहाँ पे लोन दिया, कितने रुपए का बच्चों यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन दिया गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और वाई ने बच्चों डिफॉल्ट कर दिया, और डिफॉल्ट के बाद 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं लेकिन केस फाइल नहीं हुआ था। 3 years expired and X did not file case। अब आपको पता है बच्चों, अगर केस फाइल नहीं हुआ फिर तो भाई ये पैसा मांग ही नहीं सकता उसे, कोर्ट की रेमेडीज खत्म हो गई। और बच्चों जहां पे ऐसा कुछ हो जाता है ना, देखो जहां पे ये चीज खत्म हो गई तो ऐसे डेप्ट को, ऐसा तो लेना था ना, ये लोन लेना था, डेप्ट था ये, तो ऐसे डेप्ट को बच्चों नाम क्या दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइम बार्ड डेप्ट। बार्ड का मतलब जो एक्सपायर्ड, बार डेट द एक्सपायर्ड, तो ये बच्चों कौन सा डेप्ट हो चुका है, टाइम बार डेप्ट हो गया। तो इसका मतलब नाउ एक्स हैज नो रेमेडीज, एक्स कोई केस फाइल कर ही नहीं सकता। तो बट मुझे बताओ बच्चों, इस केस में एक्स का पास राइट क्या था, एक्स का राइट क्या था जिसके अगेंस्ट रेमेडीज खत्म हुई है, ओरिजिनल राइट क्या था उसका बच्चों, उसका यहाँ पे ओरिजिनल राइट था कि वो वाई से पैसे रिकवर करेगा, टू रिकवर मनी, ये राइट था उसका, उससे उसको पैसे लेना था। और उसी पैसे के रिगार्डिंग में क्या बोल रहा हूं, ये रेमेडीज खत्म हो गई। यहां तक वर्ड समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे। अब इसके बाद की स्टोरी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद ध्यान सुना। वाई ने क्या किया बच्चों, जो मिस्टर डेटर था ना, उसने वॉलेंट्री अपनी मर्जी से इवन आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद ये पैसा एक्स को पे कर दिया, खुद ही पे कर दिया। वो कह रहे जी कोई बात नहीं, मैं नहीं मानता ये लो वो जो भी है, आपने इवन चलो केस फाइल नहीं किया, मैं फिर भी आपका ये पैसा दे रहा हूं आपको। मान लो उसे 4 साल के बाद पे कर दिया। अब एक्स के पास देखो कोर्ट के थ्रू पैसा लेने का राइट नहीं था, लेकिन फिर भी पैसा मिल गया ना उसको। अब मुझे बताओ ये ऐसे पैसा रिसीव कर सकता है नहीं कर सकता है, ऑब्वियस है बच्चों, क्रेडिटर को पैसा, राइट तो नहीं खत्म होगा ना उसका, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट की रेमेडीज खत्म हो गई लेकिन उसका राइट खत्म नहीं हुआ। मुझे बताओ बच्चों, अगर वाई एक्स को ये पैसा दे चुका है, क्लियर, तो क्या अब एक्स को ये वापस करने की जरूरत है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि भाई सिर्फ रेमेडीज खत्म करता है ये, उस ट्रांजेक्शन्स की जो ट्रांजेक्शन होने वाली थी वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होगी। अगर वाई अपनी मर्जी से एक्स को अमाउंट पे कर देता है तो एक्स उस पैसे को रखेगा और उसको बाद में उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि रेमेडीज तो खत्म कर दी जाएगी लेकिन उसका जो राइट था वो खत्म नहीं होता। इन फ्यूचर अगर वो अपना राइट यूज करना चाहता है तो कर सकता है। अगर बच्चों यहाँ पे कहता है ना राइट भी खत्म हो गया, तो फिर तो हम ये कहते हैं कि एक्स के पास कोई राइट नहीं है पैसा लेने का इस तरीके से। तो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि राइट खत्म नहीं होगा। तो बच्चों एग्जाम में इसका मीनिंग आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अगर एग्जाम में आ जाए ना कि इस पे कमेंट करो, तो आपको पहले ये एक डिटेल में आपको एग्जाम्पल बताना है और फिर उसका मीनिंग आपको लिखना है। बच्चों उसका मीनिंग क्या लिखोगे, इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो लिमिटेशन पीरियड है अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, इफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर द पार्टी एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट, और वो राइट क्या हो जाता है बच्चों पे, इज डी बार्ड। अब मैंने वर्ड यूज किया था टाइम बार्ड, तो इसी से वर्ड लिया गया है डी बार्ड फ्रॉम डूइंग सो। वो राइट खत्म हो गया ना बच्चों वहां पे इन जनरल उसका, कि जो केस फाइल करने का राइट था वो राइट वहां पे खत्म कर दिया गया, क्लियर। बट साथ में क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, हाउ एवर जो उसका ओरिजिनल राइट था जिसके बेस पे केस डिसाइड किया था हमने, वो ओरिजिनल राइट बच्चों खत्म नहीं होगा यहाँ पे। मतलब वो ओरिजिनल राइट तो यहाँ पर चलता रहेगा, तो दैट्स कॉल्ड द ओरिजिनल राइट।
ओरिजिनल राइट ऑन विच द शूट वाज टू बेस। ये वर्ड समझाया यहाँ पे आपको? ओरिजिनल राइट क्या वर्ड कर रहा हूं यहाँ पे मैं, मतलब मैं केस किस चीज का करने वाला था, पैसा रिकवर करने का, तो सिर्फ केस फाइल करने का राइट खत्म हुआ है, ठीक है जी यहाँ पे, लेकिन जो मेरा राइट था, ओरिजिनल राइट था, वो क्या था, पैसा रिकवर करना, वो खत्म नहीं होगा, इज नॉट बार्ड। और बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर मेनली क्या बताया मैंने आपको कि भाई जहां पर केस कैसे खत्म हुआ है बच्चों, वहां पे कोर्ट के थ्रू खत्म हो गया, लेकिन अगर पार्टी अपनी मर्जी से पे कर देती है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसे पैसे रिसीव कर सकते हो। डन बच्चों यहाँ पे, तो ये था बच्चों यहाँ पे कि एग्जाम में आ जाए तो ये पॉइंट आपको विद एग्जाम्पल आपको समझा के आना है, ठीक है। तो ये कई बार आपसे कमेंट के इसमें पूछ लेता है। तो बच्चों ये अभी तक मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, ये सब आपका था ऑब्जेक्ट कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर ली गई है, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसको एक बार आप नोट करो फास्ट। बच्चों चलें आगे, ठीक है। तो बच्चों ये एक तरह से मैंने अभी तक क्या बताया आपको, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बताया है ये, अगर एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्ट में तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब मेन बच्चों यहाँ पे इस एक्ट के अंदर और क्या क्या चीज बताई गई है, तो इसको देखते हैं कि कहाँ लिखा गया ये कि भाई कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये कहाँ लिखा गया। तो इस एक्ट के बच्चों प्रॉपर यहाँ पे सेक्शन लिख रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये बच्चों कहाँ लिखा गया, सेक्शन नंबर 3 में बताया गया बच्चों साफ साफ, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में लिखा गया, कोर्ट जी आपकी ड्यूटी है, अगर कोई लिमिटेशन पीरियड से बाहर आया ना, उसके बाद आया, आप उसकी हेल्प नहीं करोगे। ये कहां लिख दिया गया बच्चों, ये लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में साफ साफ लिख दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन 3 का अगर हेडिंग देखता हूं मैं, दैट्स कॉल्ड द बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन। तो सेम थी बच्चों, देख रहे हो वर्ड बार, वही लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। और बच्चों यहाँ पे क्या बता दिया गया, अगर कोई केस फाइल किया जाता है, इफ एनी शूट, केस फाइल को क्या बोलते हैं बच्चों में, शूट, या कोई अपील की जाती है, या कोई एप्लीकेशन दी जाती है किसी भी चीज के लिए, रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए, ये बच्चों जो वर्ड है रिव्यू, रिवीजन, ये सारे वर्ड आपके सिविल प्रोसीजर कोड में आएंगे, क्लियर, वहां पे आप पढ़ोगे। तो कोई भी अगर बच्चों केस फाइल किया जाता है, या अपील की जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है, वो कब दी जाती है, इफ मेड बियॉन्ड, कि जो लिमिटेशन पीरियड बताया गया बच्चों उसके बाहर जाकर आप करते हो, बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड, वर्ड आ गया ना बच्चों, देखो साफ साफ बियॉन्ड, आपने अगर लिमिटेशन पीरियड से बाहर जाके अगर काम किया तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड। ये देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे लॉ में साफ साफ लिख दिया गया है कि कोर्ट की ड्यूटी है उसको उस केस को लेना ही नहीं है, साफ साफ मना कर दिया गया, नॉट टू प्रोसीड विद सच शूट, ठीक है जी। यहाँ पे तो अल्टीमेटली यहाँ पे बच्चों कोर्ट को साथ साथ रोक दिया गया है कि भी आप ऐसे केस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे अगर वो केस लिमिटेशन पीरियड से बाहर जाता है तो, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3, जो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि भाई इससे बाहर जाके आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो बच्चों अल्टीमेटली अगर मैं इसको समअप करता हूं तो बच्चों इसमें एक नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि अल्टीमेटली अगर कोई केस फाइल करना चाहता है तो बच्चों सेक्शन 3 इज द मैंडेटरी, सेक्शन 3 की कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मतलब क्या क्या कंडीशन बच्चों अल्टीमेटली वो कंडीशन फॉलो करेगा, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन हो गई। तो बच्चों कंडीशन नंबर ए यहां पर आपकी आ रही है कि जो एप्लीकेशन है वो उस लिमिटेशन पीरियड में होनी चाहिए, साफ साफ उसने बोल दिया, ठीक है। तो लिखते हुए चलते हैं कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन लिमिटेशन पीरियड, वो लिमिटेशन पीरियड में होनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे। दूसरी कंडीशन बच्चों अल्टीमेटली वो कहना क्या चाहता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है भाई जिसने साफ साफ मना कर दिया तो कर दिया, अब बाद में कोर्ट में चाहे कुछ भी कह दो कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो मतलब जो लिमिटेशन एक्ट है इज एब्सोल्यूट एंड मैंडेटरी, कि जो इसमें कंडीशन बता दी गई है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी।
नहीं किया तो कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसकी कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी, एब्सोल्यूट है और मैंडेटरी है। और बच्चों एक चीज और जो इसमें साफ बता दी गई कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बाद में फाइल की, फाइल्ड आफ्टर लिमिटेशन पीरियड, अगर आपने कोई एप्लीकेशन कब फाइल किया बच्चों, यहाँ पे आफ्टर, तो उसके लिए वर्ड क्या लिखा गया, मस्ट, कंफर्म, मस्ट बी डिसमिस्ड, खत्म होगी ही होगी वो, उसको एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा, उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों आप कह सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेशन पीरियड में होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो भी लिखी गई है। एंड अगर आपने लिमिटेशन एक्ट के बाहर में आप जाते हो, बाद में अगर आप जाते हो, तो कोर्ट आपकी बिल्कुल साफ साफ वो मना करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये साफ साफ बच्चों बोल दिया गया है जो सेक्शन नंबर 3 में आपका लिखा गया है। बच्चों यहाँ पे कि जो साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और अल्टीमेटली देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोई अभी तक नई चीज नहीं बताई है, जो ऑब्जेक्ट पढ़ा था, जो सेक्शन 3 पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट उन्हीं को ही समअप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वही सारी चीज आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ ना, अब मैं इसकी एक्सेप्शन आपको बताने वाला हूँ। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो लिमिटेशन पीरियड से बाहर जाएगा, तो कुछ केस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट आपको अलाउड कर देगा, कुछ केस ऐसे हैं। और बच्चों केस कौन कौन से रहेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन में ले रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 केस आपके लेके चलूंगा, एक सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। तो पहले तो बच्चों इन जनरल सेक्शन नंबर 3 ने साफ साफ मना कर दिया, सेक्शन नंबर 3 ने क्या कहा कि नहीं कर सकते, करोगे तो डिसमिस हो जाएगा केस। लेकिन उसी की एक्सेप्शन आपको सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5 में बच्चों आपको बताई गई। सेक्शन नंबर 4 बच्चों क्या कहता है, इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके बच्चों को बताता हूँ। लिमिटेशन पीरियड है बच्चों, यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक पीरियड वहां पे दिया गया, ऑब्वियस आपको पता है, आपको केस फाइल करने का एक पीरियड बता दिया गया। और पीरियड का बच्चों जो उसमें लास्ट डे आ रहा है, लास्ट डे, जैसे ऑब्वियस है जो 3 साल का जैसे टाइम था, कई जगह 3 साल आता है बच्चों, कहीं पे 12 साल का टाइम भी आएगा, पढ़ेंगे हम आगे आगे। मान लो 3 साल का टाइम लेता है वहां पे, 3 साल में आपको केस फाइल करना था, तीसरे साल का सबसे लास्ट दिन जिस दिन तक आप जा सकते हो, मतलब कोर्ट तब तक आपकी हेल्प करेगा। इवन आप तीसरे साल के लास्ट डे पे अगर केस फाइल करोगे ना, तो भी कोर्ट आपकी हेल्प करेगा। क्लियर पेन यहाँ तक आपको पता ही है बच्चों, तो 3 साल का पूरा टाइम होता है। लेकिन बच्चों लास्ट डे पे पता क्या हुआ, जिस दिन लिमिटेशन एक्ट का लास्ट डे था, आप बिल्कुल लास्ट डे पे कोर्ट में पहुंचे केस फाइल करने के लिए, और आपको पता चला आज तो कोर्ट बंद है। हो सकता है कि जो लास्ट डे आ रहा है वो संडे आ रहा हो सकता है कोई हॉलीडेज का टाइम आ रहा है, कोई कोई हो सकता है ये फेस्टिवल डे आ गया कोई। तो हमें क्या पता चला, लास्ट डे कोर्ट बंद है, बिल्कुल लास्ट डे पर। अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, इस केस में फिर लास्ट डे हम वो नहीं मानेंगे। ठीक है, आपका जो लिमिटेशन एक्ट है वो कब कहां पे खत्म होगा, एंड ऑफ लिमिटेशन पीरियड कहां पे होगा बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, हम फिर वो डे लेके चलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे नेक्स्ट डे, जी नहीं, द डे ऑन विच कोर्ट ओपन। मान लो हो सकता है नेक्स्ट डे भी कोर्ट बंद हो, समझ रहे हो यहाँ पे, मान लो आपका डे सैटरडे बनता था, और सपोज 1 वीक की ऑफ चल रहा है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ चल रहा है अभी कोर्ट का। तो बच्चों अल्टीमेटली जिस दिन कोर्ट खुलेगी, मान लो से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मंडे को खुलती है, तो मंडे को फिर लास्ट डे आपका माना जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती मत करना, ये मत कह देना कि कोर्ट बंद है तो अगले दिन को हम लास्ट डे मानेंगे, जी नहीं, हम अगला दिन जरूर लेंगे, लेकिन वो अगला दिन लेंगे जिस दिन कोर्ट ओपन है। ठीक है, यहाँ पे तो वो डे तक आप केस फाइल कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर, इवन लास्ट डे तो खत्म हो गया था, लिमिटेशन पीरियड हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए वो एक्सटेंड हो गया। और वो कब तक एक्सटेंड हो गया बच्चों, यहाँ पे जब तक कोर्ट नहीं खुलती। ठीक है, यहाँ पे तो ये बच्चों एक तो ये पॉइंट नंबर 1 बता दिया गया कि जो सेक्शन नंबर 4 की रिगार्डिंग आपको बताया गया कि इसमें आप किस तरीके से कर सकते हो। दूसरा बताया गया बच्चों सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 कहता है कि अगर आप एक रीजन बता दो ना अच्छा सा कि केस फाइल क्यों नहीं कर पाए आप, ठीक है, यहाँ पे आप क्या रीजन था, किस वजह से नहीं आ पाए आप, तो हम आपको माफ कर देंगे, हम आपका टाइम एक्सटेंड कर देंगे। अगर आप क्या कर देते हो बच्चों, यहाँ पे एक अच्छा सा रीजन बता देते हो, जैसे स्कूल में होता था ना, मान लो क्लास में लेट पहुंचते हो, टीचर को एक अच्छा सा रीजन बता दो
कि सर ये हो गया था, कोई बीमार हो गया था, ये हो गया था, तो वट एवर टीचर कहता है अच्छा चलो भाई हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, चलो ठीक है जी बैठ जाओ, एंट्री कर आपको क्लास में एंटर कर देते थे। वही सेम थिंग यहाँ पे अगर आपने कोर्ट को एक जेन्युइन रीजन अगर बता दिया तो कोर्ट भी यहाँ पे आपको अलाउड कर सकता है कि ठीक है जी हम आपको अलाउड कर देंगे, लेकिन हर केस में अलाउड नहीं करेंगे बच्चों। अभी मैं लिखवाऊंगा इसके अंदर सेक्शन 5 क्या कहता है। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन जो 5 है अल्टीमेटली इसका जो हेडिंग यहाँ पे दूंगा, इसमें क्या दिया जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। एग्जाम में अगर एक शॉर्ट नोट में पूछा जाए ना बच्चों पे डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज बताओ, तो ये आपको बताना है इसका मतलब क्या है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है जो प्रिंसिपल सिद्धांत, सफिशिएंट कॉज, कॉज मतलब रीजन, एक रीजन बताना है आपको, उसी से इसका नाम बना दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो एग्जाम में अगर आ जाए ना क्वेश्चन की राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, तो समझ जाना वहां पे आपको सेक्शन नंबर 5 आपको डिफाइन करके आना है, ठीक है, जहां पे आप सेक्शन 5 को पूरा डिटेल में आप वहां पे आप बताओगे। तो बच्चों अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ केस में ना या तो टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अल्टीमेटली या तो यहाँ पे टाइम को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, या फिर जो आपका डिले हो गया है उसको माफ किया जा रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ डिले। ठीक है जी हम आपकी डिले को माफ कर देंगे, लेकिन आपको एक अच्छा सा रीजन आपको देना पड़ेगा कि भाई किस वजह से आप लेट हुए, किस वजह से आप केस फाइल नहीं कर पाए। यहाँ पे तो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इन्होंने क्या किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है। तो इन्होंने कहा बच्चों यहाँ पे कि अगर कोई अपील की जाती है, एनी अपील और एप्लीकेशन, लेकिन जब मैंने सेक्शन 3 लिखा था तो सेक्शन 3 में वहां पे अपील, एप्लीकेशन, शूट, बहुत सारे वर्ड आपके यूज किए गए थे, लेकिन यहां तो मैंने सिर्फ क्या वर्ड लिखा, एनी अपील और एप्लीकेशन। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा बच्चों क्या है ये, ठीक है। एनी अपील और एप्लीकेशंस को एडमिट किया जा सकता है, एक एक वर्ड को लूंगा बच्चों अभी यहाँ पे मैं, मे बी एडमिटेड, मे बी एडमिटेड इवन आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कि एक अपील को, एक एप्लीकेशंस को एडमिट किया जा सकता है इवन आफ्टर द, बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, इवन आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। समझ रहे हैं यहाँ तक बच्चों वर्ड। अब मैंने यहाँ बच्चों एक पॉइंट याद रखना, अपील और एप्लीकेशन की बात की है, अगर आपको कोई फ्रेश केस फाइल करना है वो नहीं कर पाओगे आप, नॉट शॉर्ट्स। समझ रहे हैं यहाँ पे मैं वर्ड क्या ले रहा हूँ, आपको कोई केस के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग कोई अपील करनी थी, कोई केस के रिगार्डिंग आप किसी जज के ऑर्डर से खुश नहीं थे, तभी तो अपील आती है ना जहाँ पे। अपील का मतलब क्या होता है, मैं एक जज के ऑर्डर से खुश नहीं हूं, मुझे उस ऑर्डर के अगेंस्ट दूसरी कोर्ट में जाना है, उसको क्या बोलते हैं, अपील। तो यहाँ पे उन्होंने कहा ठीक है जी, मान लो अपील का टाइम लिखा गया 45 डेज का, तो आप 45 दिन में अगर अपील नहीं की, कोई बात नहीं, एक रीजन दो, सेटिस्फाई रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बच्चों यहाँ पे शूट क्या होता है, जहां पे कोई फ्रेश केस फाइल किया जाता है, उसके लिए नहीं है सेक्शन 5। तो साफ साफ ये बोल सकते हो सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई टू द शूट, शूट के केस में ये कोई सफिशिएंट कॉज नहीं मिलेगा, उसके लिए तो वही टाइम है जो मैंडेटरी बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज में याद रखना, अगर आप ये चाहते हो कि एडमिट हो जाए आफ्टर सफिशिएंट कॉज, तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पर्सन है बच्चों देखो, जो अपील करता है उसको क्या बोलते हैं, एपिलेंट, जो अपील फाइल करता है उसको बोलते हैं एपिलेंट, और जो एप्लीकेशन उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। तो दोनों के लिए वर्ड यहाँ पे ले लिया मैंने कि एप्लेंट और एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट, सेटिस्फाई द कोर्ट, किस चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा बच्चों पे, एक सफिशिएंट रीजन देगा, सफिशिएंट कॉज कि सर हम क्यों नहीं कर पाए, उसके रिगार्डिंग जो बताया जाए सफिशिएंट कॉज, ठीक है, सफिशिएंट कॉज और नॉट प्रेफरिंग अपील और एप्लीकेशन विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। तो ये बच्चों साफ साफ हमें बताया जाएगा कि आप प्रेस्क्राइब पीरियड में क्यों नहीं कर पाए थे, इसके रिगार्डिंग बच्चों हमें बताया जाएगा।
दिस इज योर पॉइंट बच्चों, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो एक सफिशिएंट रीजन बच्चों, क्या क्या सफिशिएंट रीजन हो सकते हैं आपके नोट्स में भी लिखा गया है, तो भी हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें आपको बताई गई है। तो अभी तो मैं नॉर्मल बेसिक आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज आपकी ली गई है। यहाँ तक बच्चों वर्ड समझ में आया आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर कोई अपील और एप्लीकेशन एडमिट की जाती है तो दैट्स कॉल्ड बच्चों यहाँ पे बता दिया गया कि इसमें अगर आप एक सफिशिएंट रीजन बता देते हो तो वहां पर वो एडमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इवन आप उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इस इसके रिगार्डिंग कुछ नोट आपको लिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये केस की फॉर्म में आपका आ सकता है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या कहा, जो सेक्शन 5 है ये कुछ केस में आपका अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये सेक्शन 5 कुछ केस में हेल्प नहीं करेगा। तो किस किस केस में जो हेल्प नहीं करेगा, एक तो मैंने आपको बता दिया, जो सूट्स होंगे उस पे केस फाइल, उस पे कोई आपकी हेल्प नहीं होगी, वहां पे कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज नहीं लगेगा, मतलब वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको, जो टाइम है वही मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड बच्चों एक पॉइंट और लिया गया, एक ऑर्डर ना सीपीसी में आता है, वहां पे आप पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 21, ठीक है, ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अभी तो बच्चों लिमिटेशन एक्ट में ऐसे लिख देना जैसे मैंने लिखा है ना, एग्जाम में ऐसे लिख देना कि भाई ये दो चीजें जगह पे आपका अप्लाई नहीं होगा, नंबर 1 शूट्स पर और नंबर 2 ऑर्डर नंबर 21, ठीक है। तो 21 डायरेक्ट नहीं लिखना है बच्चों, ऑर्डर 21 वर्ड कैसे लिखोगे, XXI रोमन लैंग्वेज में जो आपको बताया जाता है उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ऑर्डर नंबर 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो बच्चों अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो इन दो केस में सफिशिएंट कॉज वाला प्रोविजन नहीं लगेगा आपका, ठीक है यहाँ पे, तो दो केस में। एंड पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ, अगर कोई सफिशिएंट रीजन बता देता है क्या कोर्ट मैंडेटरी है, टाइम एक्सटेंड करेगा ही करेगा, आंसर इज नो, ठीक है। तो कोर्ट हैज डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर बच्चों यहाँ पे क्या मतलब है, कोर्ट की मर्जी है, करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करे। ऊपर देखो वर्ड क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, मे, इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर वो अलाउड करेंगे तो कर सकते हैं, ऊपर वर्ड बच्चों मे लिखा गया था, तो मे का मतलब नॉट कंपल्सरी, कोर्ट विल डिसाइड करना है या नहीं करना है, तो मैं बच्चों यहाँ पे आपको, ठीक है। और एक पॉइंट और बच्चों इसमें याद रखना है, जो कोर्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है ना, यहां पर एक्सटेंड करने की पावर सिर्फ एक ही कोर्ट के पास है, ओनली हाई कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट, और किसी कोर्ट के पास पावर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका सेक्शन नंबर 5 की जो इसमें आपको बताया गया। और अभी बच्चों सेक्शन 5 खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें नोट्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या सफिशिएंट रीजन हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, वो सब इसके अंदर आपका आएगा, ठीक है। आप पहले यहाँ तक इसको नोट करो। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ, आओ अब नोट्स में इसको पढ़ेंगे बच्चों, नोट्स में क्या क्या आपका लिखा गया है जी, नोट्स में कैसे चैप्टर आपको दिया गया है। तो ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7, दैट्स कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो आपको डिफाइन किया गया है। और बच्चों इसमें पढ़ते हैं कि जो बच्चों लो है, साफ साफ में लिखा गया है आपका कि जो लो रिलेटिंग टू द लिमिटेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिमिटेशन एक्ट ऑफ द 1963, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पीरियड आपको बताए गए हैं। मतलब लिमिट सूट्स के लिए बच्चों अलग अलग पॉइंट चलते हैं, 3 साल 12 साल बहुत सारा टाइम है, पेटिशंस के लिए या फिर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग टाइम पीरियड वहां पे बताया गया, और बच्चों लास्ट में इस पूरे चैप्टर के लास्ट में मैंने आपको दिया गया है इस चैप्टर में कि क्या क्या टाइम पीरियड वहां पर आपका चलेगा, ठीक है। एंड बच्चों ये क्या करता है, ये रेमेडीज को बार्स करता है, तब when the period of the limitation has expired but it does not extinguish the right, मैंने इस लाइन को आपको पूरा डिफाइन कर दिया जहाँ पे रेमेडीज तो बार हो जाएगी लेकिन जो राइट है वो खत्म नहीं होगा, that it cannot be enforced by the judicial process, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स पॉइंट जो आपको बता दिया गया यहाँ पे। तो बच्चों ये सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो सेक्शन 3 मैंने पूरा आपको लिखवा दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, एनी शूट अपील एप्लीकेशन अगर वो बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द लिमिटेशन जाती है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड, कि भी उसको प्रोसीड नहीं करना है विद सच सूट, चाहे देखो लिखा गया इररिस्पेक्टिव, चाहे वो जो केस है वो एज ए डिफेंस हो या कुछ भी हो, कोई भी वहां पे सुनवाई नहीं होगी, क्लियर। तो मतलब अल्टीमेटली सेक्शन 3 बच्चों वहां पे मानना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। और इसके साथ साथ बच्चों साथ में जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है
रिटर्न नोट्स में वो भी साथ साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशन अल्टीमेटली सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो मैं कभी भी पूरे सारी चीज़ें नोट्स में नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद भी याद करनी पड़ती है। तो आपको जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा इट्स मैंडेटरी, आपको साथ साथ नोट्स लिखने पड़ेंगे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है सारी चीज़ आपकी नोट्स में नहीं मिलेंगी जो मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स आपको दिए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो सेक्शन में 4 भी नहीं दिया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 क्या हेडिंग दिया गया इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो इसका मैंने मीनिंग आपको बताया कि इसमें क्या चीज आपकी ली जा रही है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ये सेक्शन अलाउ करता है कि अगर कोई टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन द सर्टेन केसेस। तो सर्टेन केसेस क्या मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अपील और एप्लीकेशन, ना कि कोई शूट या कोई प्लेंट आप करना चाहते हो, बात एक ही है, शूट या प्लेंट, क्लियर। तो उस केस में आपको अलाउड नहीं करेंगे। तो जो सर्टेन केसेस में एक सफिशिएंट रीजन देकर अगर आप शो कर देते हो फॉर द डिले कि किस वजह से डिले हुआ, तो इसी रूल को क्या बोलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो बच्चों एग्जाम में पहले आपको ये लिखना है, सेकंड वन क्या लिखोगे, इस सेक्शन में क्या बताया गया, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन बट नॉट प्लेंट और द शूट, ठीक है। यहाँ पे नॉट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट प्लेंट और शूट may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy कर देते हैं कोर्ट को that he had the sufficient cause, कि भाई हमारे पास एक रीजन है कि हम ये अपील और जो एप्लीकेशन देनी थी वो टाइम पे क्यों नहीं दे पाए, हमारे पास एक रीजन है, और अगर उस रीजन से कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो अलाउड कर देगा आपको। और बच्चों हमें वर्ड की देखो, मैंने आपको बताया ना वर्ड, ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मे, इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, मे, कि कोर्ट मे एडमिट एन एप्लीकेशन और अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि एप्लीकेंट जो है सफिशिएंट कोज है फॉर नॉट मेकिंग विद इन द टाइम। यहाँ पे एंड पॉइंट नंबर 4 जो क्या बताया गया था, याद है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, दो जगह अप्लाई नहीं होता था, एक तो सूट्स पर और एक ऑर्डर नंबर 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर। तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, जो ऑर्डर नंबर 21 में आती है ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड आल्सो टू द शॉर्ट्स, ठीक है बच्चों। तो दैट्स अ पॉइंट जो आपको बताया गया। तो देखो साफ साफ बोल दिया गया है, इन दो केस में कोर्ट हैज नो पावर टू एडमिट, चाहे कोई सफिशिएंट रीजन भी क्यों ना हो, इसमें केस में कोर्ट के पास कोई पावर है ही नहीं एक्सटेंड करने की। तो दैट्स कॉल्ड, ये सिर्फ कहां पे अप्लाई होगा, अपील्स में और एप्लीकेशन में। वर्ड समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे, इसमें कैसे क्या क्या वर्ड ले रहा है। तो एक एक वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया है, और एग्जाम में बच्चों कैसे लिखना है, आपको यही पॉइंट ए बी सी डी करके पॉइंट आपको वहां पे लिख के आने हैं, ठीक है। हाँ जी और बच्चों देखो एक बार यहाँ बता दिया गया, वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर and applicant has to explain the delay made thereafter day by day if we enable that explain the delay even for a single day। मान लो बच्चों आपने ना कहा आप 10 दिन डिले पे हो, 10 डेज डिले पे हो, तो आपको ये 10 के 10 दिन का डिले का रीजन बताना पड़ेगा। अगर आपने मान लो ये कह दिया कि सर मैं इस दिन बीमार था, तो कोर्ट आपसे कहेगा कितने दिन बीमार थे, 2 दिन बीमार थे ना, तीसरे दिन क्यों नहीं आए, अब भी 10 दिन लेट क्यों हो, तो फिर उस केस में वो डिले नहीं माना जाएगा, वो एक सफिशिएंट रीजन नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने एक सिंगल डे का भी अगर रीजन नहीं दिया ना, तो वहां पर फिर वो सफिशिएंट रीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लिखा गया ना, अगर आप इफ ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिले इवन फॉर ए सिंगल डे, तो इट विल बी डीम्ड कि पार्टी डिड नॉट हैव सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले। कितना स्ट्रिक्टली बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, कितना स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिया गया है कि अगर आपने जितने दिन लेट किया है आपको एक एक दिन का पूरा बताना पड़ेगा कि आप डिले क्यों हो, ठीक है। और अगर उनमें से आपने किसी एक दिन का भी अगर डिफाइन नहीं किया ना, तो उस दिन हम मान लेंगे कि भाई उस दिन तो आ सकते थे ना, आप क्यों नहीं आए, तो फिर वो सफिशिएंट रीजन नहीं माना जाएगा। समझे बच्चों यहाँ पे पॉइंट। अब बच्चों ये जो आगे लिस्ट दे रखी ना, ये लिस्ट है बच्चों जो आपको साथ में लिख के आनी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। जब भी हम सेक्शन 5 की बात करेंगे तो ये लिस्ट आपको मेन याद करनी है कि क्या क्या सफिशिएंट रीजन माने जाएंगे, क्या क्या सफिशिएंट रीजन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये क्या मतलब है रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो एप्लेंट को मिसलीड कर रहे थे और इस काउंसिल इज नॉट फाइलिंग द अपील शुड बी रिगार्डेड एज ए सफिशिएंट कॉज। बच्चों रॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब है, मान लो लॉ में ना, लॉ में टाइम लिखा गया था 60 डेज का, कोर्ट ने हमें बोल दिया कि भाई टाइम ना आपको 75 डेज का है, मतलब वहां पे जो काउंसिल में था उन्होंने वहां पे 75 डेज में लिख दिया। अब जब 75 डेज के बाद गए तो कोर्ट कह रहे जी आपका टाइम तो खत्म हो गया था,
हम कह रहे हैं सर खत्म कहां से हो गया, आपने तो कहा था 75 डेज, अब हाई कोर्ट कह रहा हो गलती से कह दिया सर 60 डेज था, अब बताओ हमारी कोई गलती है? तो अल्टीमेटली वो एक सफिशिएंट रीजन वहां पे माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वहां पे गलती से कोई भी अगर इस तरह से लिख दिया जाएगा, रॉन्ग प्रैक्टिस अगर की गई है, तो बच्चों वहां पे जो मिसलीड कर रहा है, तो वहां पर इस तरह के पॉइंट वहां पे लिया गया कि सफिशिएंट रीजन माना जाएगा। दूसरा बच्चों इसी तरीके से सेम थिंग, मिस्टेक किसकी है? काउंसिल की मिस्टेक है, काउंसिल सेम थिंग बच्चों वही ले सकते हैं वहां पे, जैसे हाई कोर्ट की तरह ही होता है भी, तो उसको भी एज ए कंसिडरेशन ले सकते हैं आपका डिले माफ करने के लिए। लेकिन जो मिस्टेक होनी चाहिए गुड फेथ में होनी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, आ गया ना वर्ड बोनाफाइड, गुड फेथ में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों पे एडवोकेट ने आपको बच्चों गलत एडवाइस दी, सेम थिंग, तो बच्चों देखो तीनों गलत आ गई, हाई कोर्ट की, काउंसिल की, एडवोकेट की। ठीक है, तो रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय हाई एडवोकेट कैन गिव राइज टू सफिशिएंट कॉज इन द सर्टेन केसेस। या फिर बच्चों देखो साथ में बोल दिया गया मिस्टेक ऑफ लॉ in exercise or exercise the right given by the law may be considered as a sufficient cause. However, ignorance of law is not excuse, nor the negligence of the party, nor the legal advisor considered sufficient cause. मतलब लॉ की मिस्टेक से हो गया बच्चों यहाँ पे। कई बार बच्चों लॉ की मिस्टेक से बच्चों पता है कैसे होता है, अगर मान लो एक ट्रांजेक्शन है और वो दो लॉ में फंस गई, दो एक्ट में फंस गई, एक एक्ट में सपोज 60 डेज का आ गया, दूसरे एक्ट में उसको 45 दिन का आ गया टाइम, फंस गई ना कि वहां पे क्या फॉलो करें, तो आपने 60 डेज फॉलो किया, तो एक एक्ट के तो अगेंस्ट चले गए, दूसरे एक्ट के फेवर में आ गए, तो वहां भी एक सफिशिएंट रीजन वहां पे लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ केस में वहां पे कहा जाता है जब आपको पता था हम 45 दिन का मैक्सिमम टाइम है तो क्यों नहीं गए आप, तो मतलब कुछ केस में ये भी कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट वहां पे डिसाइड करेगा। बट आप गलती किसकी बता रहे हो वहां पे? सर मिस्टेक ऑफ लॉ है, मुझे लगा लॉ में ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे तो वो भी एक सफिशिएंट रीजन यहाँ पे लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जब केस फाइल करना था 60 डेज का टाइम था, लेकिन वो कह रहा है सर 60 दिन के लिए तो मुझे जेल में डाल दिया गया, या मैं कोमा में चला गया था, फॉर एग्जांपल सीरियस इलनेस हो गई थी, ये भी एक सफिशिएंट रीजन है ही नहीं है, ये सर जेल से आने के बाद ही तो कर पाऊंगा ना मैं, तो वो ये भी एक सफिशिएंट रीजन यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे कि सर मुझे जो अपील करनी थी ना, क्या सुना पॉइंट, अपील करनी थी वो 60 डेज में करनी थी, मुझे कोर्ट ने ही कॉपी जो दी है वो 60 दिन में दी है, बताओ मैं क्या करूं? जो पुराने जज की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी आनी थी मेरे पास, उसी के बेस पे तो मैं अपील करने जाने वाला था ना, वो कॉपी ही मेरे पास बहुत लेट आई, बताओ मैं क्या करूं? तो ये भी एक सफिशिएंट रीजन करेगा नहीं करेगा बच्चों पे? तो दैट्स कॉल कि जो टाइम लगा है ना किस इसके लिए, सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, डिक्री, डिक्री क्या होता है बच्चों पे? ऑर्डर, ये आपका सिविल प्रोसीजर कोड में भी आएगा, ऑर्डर किसका? जो जजमेंट का ऑर्डर आया है, जो नेसेसरी था किस इसके लिए, अपील और एप्लीकेशन करने के लिए, तो बच्चों यहाँ पे भी आपका डिले माफ किया जा सकता है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ केस देखो यहाँ पे पॉइंट पर जो जी लिया गया ना, ये बताया गया ये नहीं माना जाएगा। जैसे आप कह रहे हो कि सर मेरी फाइल ही नहीं मिली, कोर्ट में मेरी फाइल ही नहीं थी, अरे भाई फाइल क्यों नहीं, कोर्ट में रहती है ले लेते, ये तो एक गलत आप रीजन बता रहे हो ना कि फाइल ही नहीं मिली आपको अपनी, तो मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ द, समझ रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो बहुत गलत बोल रहे हो कि आपकी फाइल तो कोर्ट में ही रहती है, तो आपको ये सफिशिएंट रीजन वहां पे नहीं माना जाएगा। या फिर बच्चों मान लो एलिमेंट ऑफ द फादर, एलिमेंट ऑफ द फादर क्या मतलब है यहाँ पे? एलिमेंट का मतलब कि भाई मेरे फादर ना सपोज एक्सपायर हो गए थे, तो सर उसका क्रियाक्रम करना, सारी चीजें करने में टाइम लग गया सर, इस वजह से मैं अपील नहीं कर पाया। कोर्ट कहेगा हाँ भाई ये तो चलो जरूरी था कि भाई उस टाइम पे तो आपको करना जरूरी, तो एलिमेंट ऑफ द फादर ड्यूरिंग विच द पीरियड, जिस टाइम पे डिफेंडेंट वाज लुकिंग आफ्टर हिम हैज बीन हेल्ड टू बी सफिशिएंट रीजन, माना जाएगा कि जेन्युइन केस ही माना जाएगा। तो जो एग्जाम में जब आएगा ना तो ये आपको मेन पॉइंट वहां पे लिख के आने पड़ेंगे कि क्या क्या सफिशिएंट रीजन वहां पे लिए जाएंगे, तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे। तो मतलब एग्जाम में अगर डॉक्टर सफिशिएंट कॉज आता है तो बच्चों वहां पे ये एग्जाम्पल की तरह आपको ये पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे कि कौन कौन से सफिशिएंट रीजन वहां पे रह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आपको लिखने हैं, ये डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे आया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जैसे 5 मार्क्स का है तो 3 से 4 पॉइंट इसमें से ले लेना कि हाँ भी सर ये भी एक सफिशिएंट रीजन है, ये भी एक सफिशिएंट रीजन है, और साथ में जो इससे पहले जो सारी चीजें आपको बताई गई है वो भी आपको वहां पे लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको? सेक्शन 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों इसके बाद अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम करने वाले हैं कि लिमिटेशन एक्ट बच्चों स्टार्ट कब से होगा। अब नॉर्मली तो हमने क्या पढ़ा, कहां से स्टार्ट होता है? जिस दिन से आपका एक्शन अराइज हुआ,
जैसे मुझे पैसा मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, तो मेरा एक्शन अराइज हो गया, इन जनरल तो वहां से होगा। लेकिन मान लो बच्चों जिस दिन से एक्शन अराइज हुआ और जिस पर्सन को केस फाइल करना था वो किसी डिसेबिलिटी में है, मान लो वो हो सकता है अनसाउंड माइंड हो गया हो, इंसेन हो गया हो, या वो कोमा में चला गया हो, क्या करे फिर? क्या वो टाइम पीरियड फिर उसी दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? इट इज कंपल्सरी। तो बच्चों इस चीज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 3 सेक्शन, 3 के बच्चों वैसे तो 4 सेक्शन आपके आएंगे, सेक्शन 6, 7, 8 और 9। क्लियर? तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको ये 4 सेक्शन और करवाने वाला हूँ, छोटे छोटे सेक्शन है, तो ध्यान से देखना बच्चों उसमें क्या चीज आपके यहाँ पे आने वाली है। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट मैं हेडिंग ही वैसे ले लेता हूँ कि दैट्स कॉल्ड द पर्सन्स अंडर लीगल डिसेबिलिटी। अगर वो लीगल डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं तो बच्चों लिमिटेशन पीरियड फिर किस दिन से स्टार्ट होगा? तो बच्चों उस केस में ना कोर्ट यहाँ पे थोड़ी सी कह देता है कि लिमिटेशन एक्ट ने कहा कि नहीं, फिर वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब फिर तो बच्चों कहाँ से करेंगे आगे? फिर तो ऑब्वियसली जब लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी वहां से करेंगे आगे, जो उन्होंने बताया। अभी बच्चों विद एग्जाम्पल में एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ इसमें, तो बहुत ध्यान सुनना इसमें क्या क्या चीज आपके आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इन जनरल बात कर लेते हैं कि अगर कुछ नहीं होता, लीगल डिसेबिलिटी नहीं होती है, तो कहां से पीरियड स्टार्ट होता है इन जनरल? तो इन जनरल तो बच्चों मैंने कहां से कहा आपको, जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन आपका राइज होगा उस दिन से हम कर सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन जो राइज होगा। तो बच्चों दैट्स कॉल्ड लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच cause of action has arisen। cause of action का बच्चों वही मतलब है कि जिस दिन से एक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, cause of action has arisen, दैट्स द पॉइंट कि भी लिमिटेशन एक पीरियड कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो बच्चों हमने इन जनरल बात कर ली। ये कब की बात करेंगे? जब कोई भी पार्टी लीगल डिसेबिलिटी में नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बच्चों आगे करते हैं इसके रिगार्डिंग, अब इसके एक्सेप्शंस करने वाले हैं कि जहां पर टाइम पीरियड ज्यादा होगा। मतलब आप एक्सेप्शन में ये भी कह सकते हो कि जहां पे हम कोज ऑफ एक्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं लिमिटेशन पीरियड, वो बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बाद से कब से हो सकता है बच्चों? तो इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 6। और सेक्शन 6 क्या कहता है बच्चों? अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी में था, जब केस फाइल करना था, तो अगर वो लीगल डिसेबिलिटी में है तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही हम किस दिन से करेंगे? जिस दिन से उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे बच्चे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, या पहले काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। इफ पर्सन सफरिंग, किसी से सफर कर रहे बच्चों फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी, फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी, देन यहाँ पे क्या बोल रहे हो बच्चों में, देन पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से रन करेंगे बच्चों? यहाँ पे फिर हम कोज ऑफ एक्शन से नहीं करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन, जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन से हम टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे। उस दिन से वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा बच्चों, जो यहाँ पे साफ साफ आपका बता दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने लैंग्वेज क्या लिखी है, अगर एक पर्सन लीगल डिसेबिलिटी से सफर करता है तो लिमिटेशन पीरियड जो रन होगा बच्चों किस दिन से स्टार्ट होगा? जिस दिन वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मैं लीगल डिसेबिलिटी की बात करता हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, क्या क्या चीजें हो सकती है ऐसा? तो बच्चों इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लेते हैं कि भाई क्या क्या एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है। मान लो बच्चों जिसको केस फाइल करना था ना, वो एक माइनर है, अभी माइनर। ठीक है, यहाँ पे वो एक माइनर है। माइनर कैसे हो सकता है? मान लो बच्चों जिसको लोन दिया गया था, अब डेटर है, डेटर के अगेंस्ट के जो क्रेडिटर है उसको केस फाइल करना था, लेकिन हो सकता है कोज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले क्रेडिटर की डेथ हो गई। अब एक्शन तो किस दिन से अराइज होना था?
उस दिन मतलब सेम थिंग आप ये कह सकते हो कि जिस दिन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी उससे पहले क्रेडिटर की डेथ हो गई, अब उससे पैसा कौन लेगा? जो क्रेडिटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो अभी माइनर है, तो वो भी तो एक लीगल डिसेबिलिटी हो गई ना। और वो अभी तो सपोज 10 साल का है, वो तो केस कब कर पाएगा? वो तो 18 साल का होने के बाद केस फाइल कर पाएगा, तो ये भी एक लीगल डिसेबिलिटी यहाँ पर मानी जाएगी। इवन इवन देखो माइनर बच्चों इन्होंने एक चीज और ले ली, इवन इंक्लूडिंग अनबोर्न चाइल्ड, अनबोर्न चाइल्ड इन मदर्स वॉम्ब, मतलब एग्जिस्ट में तो होना चाहिए, चाहे वो दुनिया में आ चुका है या नहीं आया है, ठीक है? तो मतलब ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर वो वॉम्ब में नहीं है और देन फिर हम उसको अलाउड कर देंगे सर आगे आने वाली जो औलाद है या सन है वो लेंगे, यहाँ पे बदला लेंगे या वो केस, ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे एक अनबोर्न चाइल्ड है, अभी उसका जन्म होने वाला है, तो दैट्स कॉल्ड, तो वो भी यहाँ पर लीगल डिसेबिलिटी में माना जाएगा, ठीक है? तो इस केस में बच्चों ये माइनर जो है ये अभी लीगल डिसेबिलिटी में माना जाएगा, तो ये कब से केस फाइल कर पाएगा? जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली कब खत्म होगी? जब वो मेजर हो जाएगा। या फिर बच्चों इसमें एक सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर कोई पर्सन इनसेन हो गया है, ठीक है, इनसेन या फिर इडियट, सेम थिंग वही अनसाउंड माइंड की तरह ले लेते बच्चों यहाँ पे वर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बच्चों इस केस में वो जो केस फाइल किया जाएगा ना, तो इनकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद किया जाएगा। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जो क्रेडिटर और जो डेटर वाला मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, वही सेम थिंग यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है? सपोज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी 1 जुलाई 2022, लेकिन ये जो क्रेडिटर है ये मर जाता है 1 अप्रैल 22 को मर जाता है, ठीक है? और डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब जो डिफॉल्ट होने के बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था क्रेडिटर का, अब वो डेटर से पैसा रिकवर करेगा, क्योंकि क्रेडिटर की तो डेथ हो गई, जो उसका वारिस है क्रेडिटर का वो उससे पैसा रिकवर करेगा, केस फाइल करेगा। लेकिन जो बच्चों उसका वारिस है वो तो अभी माइनर है, माइनर है, ठीक है? और ये माइनर से जो मेजर होता है, माइनर से जो मेजर होता है ये होता है बच्चों फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2030 में, 1 अक्टूबर 2030 में ये वहां पे बच्चों मेजर होता है। तो बच्चों देखो यहां पर ना अल्टीमेटली हम क्या मानेंगे कि वो 1 जुलाई से लेकर इस डेट से पहले तक वो पर्सन लीगल डिसेबिलिटी में था। यहां पर हम मान के चलेंगे कि वो लीगल डिसेबिलिटी में था, और देन फिर मैं जो 3 इयर्स है वो यहां से काउंट नहीं करूंगा। अब मैं जो 3 इयर्स काउंट करूंगा वो इस डेट से काउंट करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो उसकी लीगल डिसेबिलिटी थी ना, वो जो माइनर था वो यहां से खत्म हो गई है, तो इसका मतलब जो 3 इयर्स ले जाएंगे ना वो 1 अक्टूबर 2030 से अब 3 इयर्स देखे जाएंगे आप। दिस इज योर सेक्शन नंबर 6 जो आपको यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे तो इवन सेम थिंग से बता दिया गया, जो क्रेडिटर है भाई सेम थिंग जो एग्जांपल मैंने लिया कि अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी में केस फाइल नहीं कर सकता अभी, तो लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सेसेशन ऑफ द लीगल डिसेबिलिटी, वहां से केस फाइल वहां पे किया जा सकता है। अब जो इसके बाद इसमें एक चीज और यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के रिगार्डिंग और बताता हूँ। पहले वो माइनर था, जब लीगल डिसेबिलिटी वो माइनर था, माइनर से मेजर हो गया, ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे माइनर से मेजर हो गया, मेजर होने के बाद, मेजर होने से पहले ही यहाँ पे इसका ना एक एक्सीडेंट हुआ था मेजर होने से पहले, और ये कोमा में चला गया था, और मेजर होने के बाद भी ये 3 फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद इसको होश आता है, 5 साल के बाद ये आया। अब मुझे बताओ ये इसके ऊपर लीगल डिसेबिलिटी एक थी या एक से ज्यादा थी? एक से ज्यादा थी। अब क्या करें? अब मैं 3 साल कहां से लूंगा? वो तो भाई मेजर तो हो ही चुका था,
क्या वो 3 साल अब खत्म हो गए यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, अगर एक पर्सन एक से ज्यादा, अभी एक दूसरा आप ये कह सकते हो एक नोट की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, अगर एक पर्सन एक डिसेबिलिटी से ज्यादा डिसेबिलिटी में आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा डिसेबिलिटी में अगर वो है, तो लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ ऑल, जब वो सारी खत्म हो जाएंगी तब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इफ पर्सन suffering from several disability, suffering from the several disabilities, then limitations period will start from the cessation of all disabilities, from all disabilities। ठीक है, यहाँ पे समझा वर्ड बच्चों पे। लेकिन एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो मैं इसके रिगार्डिंग अपनी लैंग्वेज लिखवाना चाहता हूँ, नॉट फॉर एग्जाम, जो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो ना कि सारी डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे कोई भी बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द डिसेबिलिटीज। अगर मान लो बीच में टाइम गैप आ गया था, हो सकता है उसको मेजर होने के बाद 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद वो बीमार हुआ, 15 दिन के बाद वो कोमा में चला गया, तो जो बीच में 15 दिन का टाइम तो था ना, क्लियर? तो फिर ये वाला दूसरी वाली डिसेबिलिटी फिर नहीं ली जाएगी वहां पे। तो मतलब कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए कि एक डिसेबिलिटी खत्म हुई साथ साथ में दूसरी आ गई, बीच में टाइम गैप मिला ही नहीं। समझ रहे हो यहाँ पे? तो बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, वही यहाँ पे आपको बताया गया। एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 6। तो यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड आपको डिफाइन कर दिया कि इसमें कहना क्या चाहता है वो। तो दिस इज योर टॉपिक यहाँ पे कि इन जनरल लीगल डिसेबिलिटी से आएगा, तो लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा डिसेबिलिटी में है तो वहां पर सारी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। ठीक है यहाँ पे, और वो डिसेबिलिटी के बीच में कोई टाइम गैप नहीं आना चाहिए। चले आगे बच्चों यहाँ पे। तो ये तो था बच्चों सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 7, अब सेक्शन 7 देखते हो, सेक्शन 7 में क्या लिखा गया बच्चों। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा पार्टी ने कॉन्टेक्ट कर रखा हो और एक से ज्यादा पार्टी मिलके केस फाइल करना चाहते हो सकता है भी ये भी। तो आओ देखते हो उस केस में क्या होगा। तो बच्चों सेक्शन 7 में, अभी मैं जो सेक्शन 6 ले रहा था उसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी को केस फाइल करना था और वो डिसेबिलिटी में आ गया था। अब मैं क्या ले रहा हूं कि जहां पे कुछ लोगों को मिलके केस फाइल करना था, मिलके डिसीजन लेना था कि मैं केस फाइल करना है नहीं करना है, और उन मेन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग डिसेबिलिटी में आ चुके हैं। मान लो जैसे 5 लोगों को मिलके केस फाइल करना था, 5 में से 2 लोग डिसेबिलिटी में है, क्या अब 3 लोग तो बिल्कुल ठीक हैं बट 2 डिसेबिलिटी में आ चुके हैं, क्या अब केस फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद या इमीडिएटली? क्लियर? तो उस चीज के रिगार्डिंग जो हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 में, दैट्स कॉल्ड द डिसेबिलिटी इन केस ऑफ ज्वाइंट राइट। ज्वाइंट राइट, और ज्वाइंट, ज्वाइंटली वहां पे केस करना था। ठीक है, तो बच्चों जैसे ज्वाइंटली करना था, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, इसको पहले एग्जांपल की फॉर्म में समझेंगे और ऑटोमेटिक उसी अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा ये। तो बच्चों यहाँ पे ना मान लो केस फाइल करना था मिस्टर ए को, बी को और सी को, तीनों को मिलके केस फाइल करना था। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्टेक्ट किया था किसके साथ? सपोज मिस्टर डी के साथ किया था, ज्वाइंटली कॉन्टेक्ट किया ना बच्चों, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लिया यहाँ पे ज्वाइंट कॉन्टेक्ट, और बच्चों इस कॉन्टेक्ट को पूरा नहीं किया गया, ब्रीच कर दिया गया। किसने ब्रीच किया? डी ने ब्रीच कर दिया है। अब डी ने ब्रीच कर दिया तो इसका मतलब जो केस फाइल कौन करेगा? ए और बी और सी तीनों मिलके करेंगे। लेकिन जो बच्चों सी है ये लीगल डिसेबिलिटी में आ चुका है। ये लीगल डिसेबिलिटी में भाई, अब ये प्रॉब्लम आ गई है। मतलब ए और बी तो बिल्कुल सही है, समझ रहे हो यहाँ पे? मतलब
3 लोगों को मिलके केस फाइल करना था, उसमें से 2 पार्टी बिल्कुल ठीक है, एक पार्टी लीगल डिसेबिलिटी में आ चुकी है, तो लिमिटेशन पीरियड अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर दें या फिर कहां से करें? मान लो बच्चों उसने जो ब्रीच किया है वो किया है 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है जी, ध्यान सुना बच्चों पॉइंट। और फॉर एग्जांपल इसकी लिमिटेशंस जो लीगल डिसेबिलिटी है वो सीज होती है 1 जुलाई 2023 को। तो मुझे बच्चों यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो मैं 1 अक्टूबर 22 से स्टार्ट करूंगा या 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट करूंगा। ये मुझे मेन देखना है। तो बच्चों कई बार देखते हो ना, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है वो वहां पे देखना पड़ता है। हो सकता है ए और बी के पास पावर थी, मतलब ये चेक करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या उन्हें सी की कंसेंट लेने की जरूरत थी या नहीं थी। हो सकता है कि सी के बिना वो केस फाइल कर ही नहीं सकते थे, या हो सकता है कि सी चलो ठीक है कोई बात नहीं बट सी के बिना भी काम चल सकता था। दो चीज हो सकती है ना बच्चों यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे चेक क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि भाई ये चेक करो क्या सी की कंसेंट जरूरी थी या नहीं थी। या तो हो सकता है बच्चों यहाँ पे कि सी की जो कंसेंट थी वो जरूरी थी, मैंडेटरी थी बच्चों सी की कंसेंट, उसके बिना तो केस फाइल हो ही नहीं सकता था। या फिर हो सकता है नहीं नहीं सी के बिना भी काम चल सकता था क्योंकि मेन लीडर तो ए और बी में से थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, डिसेबिलिटी में आ गया ना कोई बात नहीं, बट उसके बिना भी हम डिसीजन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें होगी ना बच्चों यहाँ पे कि या तो सी की कंसेंट जरूरी थी या नहीं थी। अब बच्चों अगर जरूरी थी भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कब करेंगे केस फाइल? आपसा पता चल रहा है सी ही लीगल डिसेबिलिटी में आ गया और उसके बिना केस फाइल हो ही नहीं सकता था, फिर तो भाई उसकी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद ही केस फाइल होगा। तो दैट्स कॉल। तो यहाँ बच्चों इसको प्रॉपर जैसे एग्जाम को लिखना तो लिखेंगे ऐसे, इफ जो डिस्चार्ज करना था केस, इफ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विथ consent of person who is under disability। वर्ड समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे आपको कि भाई हमें जो केस खत्म करना था वो किसकी मर्जी से करना था? विद द कंसेंट ऑफ पर्सन जो कि डिसेबिलिटी में आ चुका था। तो बच्चों फिर तो हमने क्या कहा यहाँ पे, लिमिटेशन पीरियड लिमिटेशन पीरियड will start from only after cessation of disability। बच्चों साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही केस फाइल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंसेंट तो जरूरी थी, उसकी कंसेंट के बिना काम चल ही नहीं सकता था, जो यहाँ पे बच्चों आपको साफ साफ बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपको? और अगर कंसेंट जरूरी नहीं थी तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, मैं इसको मैं अपनी पहले एक जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो मुझे बताओ क्या फिर डिसेबिलिटी से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी। फिर तो जैसे टाइम चलता आ रहा है वैसे कर देंगे, मतलब लिमिटेशंस पीरियड will start from cause of action arise। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल को लेता हूँ तो डेट इज, इसमें टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है जो मैंने आपको लिखवाया था 1 जुलाई 2023 से, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे डेट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से, जो मैंने भी आपको ऊपर लिखवाया ना बच्चों यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो कोज ऑफ एक्शन 1 अक्टूबर 2023 से था और डेट ऑफ सेसेशन किस दिन से था 1 जुलाई 2023, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है। हाँ जी, तो बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर ज्वाइंटली अगर वहाँ पे किया जाएगा तो कैसे वहाँ पे बताया गया, तो ये टाइम पीरियड वहाँ पे लिया गया बच्चों यहाँ पे। दिस इज योर सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 बच्चों यहाँ पे आपके सामने लिया गया है।
तो आओ बच्चों अगर रिवाइज करते हैं सेक्शन 6 मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक पर्सन लीगल डिसेबिलिटी में है तो जब तक लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं होगी तब तक केस फाइल नहीं होगा। सेक्शन 7 में कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा लोग थे वहां पे, सेवरल पर्सन को केस फाइल करना था, क्लियर, और उसमें से कुछ पर्सन डिसेबिलिटी में आ गए, कुछ पर्सन सही है, तो वहां पे चेक करेंगे जो पर्सन डिसेबिलिटी में आए हैं क्या उनकी कंसेंट चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। अगर उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट थी फिर तो लिमिटेशन पीरियड किस दिन से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ द लीगल डिसेबिलिटीज। और अगर उनकी कंसेंट नहीं चाहिए थी तो लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा जब से कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। डिसेबिलिटी से कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बच्चों इसको जल्दी से नोट करो। बच्चों यहां तक ठीक है, चलो जी आओ। तो बच्चों अब इन दोनों जो आपने सेक्शन 6 और 7 किया, अब इसके रिगार्डिंग एक नोट आपको लिखवाता हूँ। अल्टीमेटली नोट नहीं बच्चों, सेक्शन नंबर 8 और 9 में आपको लिखवा रहा हूँ। और ये जो सेक्शन 8 और 9 में बच्चों आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये दोनों 6 और 7 के लिए ही है। तो आपने 6 और 7 किया कि जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा था ना, इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो नोट नंबर 1 बच्चों यहाँ पे, नोट नंबर 1 अल्टीमेटली मैं आपको सेक्शन नंबर 8 आपको करवा रहा हूँ। और बच्चों एक सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है कि जो 6 और 7 में एक्सटेंशन हुई है ना, कि भाई अल्टीमेटली लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन हो गई क्योंकि हम कॉज ऑफ एक्शन से तो वहां पे एक्शन ले ही नहीं रहे थे। किस दिन से ले रहे थे, वो तो डेट ऑफ सेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए जो लिमिटेशन पीरियड है ना 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो दैट्स मीन, अभी एग्जाम्पल भी लूंगा बच्चों इसके ऊपर। सेक्शन 8 क्या बोलता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन cannot extend beyond 3 years from the date of cessation of legal disability। कि किसी भी तरीके से वो 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं बढ़ेगा, ये चीज यहाँ पे साफ साफ बता दी गई है। इसका बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, फिर इसकी एक एक्सेप्शन बताऊंगा, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, एक्स के पास बच्चों एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, इसके पास घर ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और इस एक्स का घर बच्चों यहाँ पे वाई ने क्या किया, इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया। गलत बंदा था भी, इलीगल तरीके डिटेन कर लिया। तो बच्चों एज पर लिमिटेशन एक्ट जो यहाँ पे बताया गया ना, एज पर लिमिटेशन एक्ट, यहां पर प्रॉपर्टी केस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 12 साल का टाइम होता है। जो लिमिटेशन पीरियड होता है 12 साल का होता है। तो मान लो बच्चों ये जो घर लिया था ये 1 जनवरी 2022 को उसने घर ले लिया था। इसका मतलब केस कब तक कर सकता था बच्चों पे, 22 में है तो दैट्स कॉल, हाँ जी कितना हो गया है 32 एंड 34, तो 34 तक केस फाइल हो सकता है कोर्ट के अंदर, इसके अगेंस्ट वाई के अगेंस्ट। और बच्चों ये जो एक्स है इसकी ना डेथ हो गई थी, जैसी प्रॉपर्टी ली इलीगल डिटेन हुआ तो इसकी डेथ हो गई, मतलब हो सकता है इसकी डेथ के बाद ही वाई ने घर ले लिया इसका। ठीक है, और जो एक्स का बेटा है बच्चों वहां पे, वो एक अनबोर्न चाइल्ड है, अभी पैदा नहीं हुआ वो, क्या ये लीगल डिसेबिलिटी में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब वो बच्चों यहाँ पे लगा लो कि एक्स अभी, एक्स की डेथ हो चुकी थी और एक्स का बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था, तो जब वो पैदा हुआ वो तो अभी लीगल डिसेबिलिटी में है, अब वो तो अभी तो केस फाइल नहीं कर सकता। केस फाइल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 18 साल का टाइम लगेगा। अब सपोज बच्चों ये जो मेजर होता है ना, ये पर्सन जो अनबोर्न चाइल्ड है, ये मेजर होता है 1 अप्रैल 2040 में, 2040 में वो मेजर होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे तो 22 ले लिया मैंने कि भाई होने वाला था पहले, लेकिन अभी हुआ नहीं, तो 2040 में होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों लिमिटेशन पीरियड का अकॉर्डिंग टाइम कितना बनने वाला था, 1 अप्रैल 34 बनने वाला था यहाँ पे, तो 12 साल का टाइम, क्लियर। अब लेकिन 240 हो गया। अब मुझे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो अब सेक्शन 6 था, सेक्शन 6 क्या बोलता था, लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सेसेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज। तो उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म कब हुई है, 1 अप्रैल 2040 को खत्म हुई।
अब यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे सेक्शन 6 तो हमने फॉलो कर लिया कि लिमिटेशन पीरियड इस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन वो मेजर हुआ। लेकिन अब यहां से बच्चों क्या उसको 12 साल का टाइम मिलेगा या 3 साल का मिलेगा? तो यहां इन्होंने कहा कि बच्चों इस चीज के लिए उसको 3 साल का टाइम मिलेगा, ना कि 12 साल का। ठीक है, तो यही आपको सेक्शन 8 कहता है कि भाई अब उसको 3 साल का टाइम मिलेगा यहां से। आप ये मत सोचना कि 12 साल जो प्रॉपर्टी केस में 12 साल होते हैं तो वो मिल जाएगा जी, नहीं। लीगल डिसेबिलिटी का रिमूव करके देन आपको टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है, तो वहां पे आपको कितना टाइम दे देंगे बच्चों? वहां पे मैक्सिमम 3 इयर्स। लेकिन इसकी बच्चों एक्सेप्शन ध्यान सुनना, एक और एक एक्सेप्शन लेके चलता हूं, इसके एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन है बच्चों, यहाँ पे मान लो ये जो बच्चों एक्स का सन है, अनबोर्ड नहीं है, ठीक है। मान लो उसकी बच्चों डिसएबिलिटी, ऊपर वाले एग्जांपल में ही डिसएबिलिटी जो रिमूव होती है वो 1 अप्रैल 2027 में होती है, ठीक है। 2027 में होती है। और वैसे नॉर्मल टाइम कितना था? 34, मतलब 5 साल का टाइम था। अब बताओ यहाँ 5 साल लगेगा या 3 साल का टाइम लगेगा? समझ रहे हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन मैंने पूछा है यहाँ पे आपको? कि डिसेबिलिटी रिमूव करके लिमिटेशन पीरियड हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अगर डिसेबल नहीं होता तो ओरिजिनल टाइम हमारा कितना था? 1 अप्रैल 34 तक, 1 जनवरी 34 तक का था टाइम। अब डिसेबिलिटी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 साल। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना जो वो 3 साल वाला पीरियड है ना, ये अब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल पीरियड आपका रह रहा है वो आप कर सकते हो। मतलब तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे डिसेबिलिटी रिमूव होने के बाद अगर ओरिजिनल टाइम 3 साल से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है फिर तो आप कर सकते हो, 3 साल से ज्यादा का टाइम ले सकते हो। लेकिन डिसेबिलिटी रिमूव होने के बाद इन जनरल कितना टाइम मिलेगा? 3 साल का मिलेगा। समझ रहे हो यहाँ पर जो इसका रिगार्डिंग आपको बताया गया है? तो ये आपको एक्सेप्शन लिखवाता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैंने अल्टीमेटली क्या बताया आपको? यहाँ पे इसके एक्सेप्शन क्या बताइए? हाउ एवर इफ ऑर्डिनरी पीरियड of limitation expires more than 3 years, अभी 3 साल से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है, इवन आफ्टर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अगर 3 साल से ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो बच्चों सच ऑर्डिनरी पीरियड shall अप्लाई। एंड फिर 3 साल वाला टाइम नहीं लगेगा, फिर वही लगेगा। और अगर 3 साल से कम का बचा हुआ है टाइम तो फिर तो बच्चों 3 साल ही लगेगा, मैक्सिमम 3 इयर्स वहां पर मिलेंगे। तो ये था बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 8, और जो मैंने आपको 6 और 7 का नोट नंबर 1 आपको करवाया है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया हो बच्चों पे कि अगर सेसेशन होने के बाद जो टाइम पीरियड मिलेगा वो मैक्सिमम 3 साल का मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डिनरी पीरियड 3 साल से ज्यादा का अगर बचा हुआ है तो फिर आपको ज्यादा टाइम मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी यहाँ पे। हाँ जी, नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 बच्चों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द सेक्शन नंबर 9। और बच्चों जो सेक्शन 9 है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ बताया मैंने? अभी तो बताया नहीं है ना। याद है मैंने सेक्शन 6 में आपको एक लाइन लिखवाई थी, नो टाइम गैप बिटवीन द डिसेबिलिटीज। अगर टाइम गैप आ गया तो मैंने कहा था उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। समझ रहे हो यहाँ पे? तो इसमें मुझे यहाँ पे देखो सेक्शन 9 क्या बोलता है। सेक्शन 9 कहता है एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया कोई डिसेबिलिटी उसको नहीं रोक पाएगी फिर। समझ रहे यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं वो? एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद चाहे बाद में आप बीमार हो जाओ, कोमा में चला जाओ, कुछ भी हो जाओ, फिर उसको कोई टाइम पीरियड को उसको रोक नहीं पाएगा। तो मतलब फिर टाइम पीरियड कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। तो मुझे क्या बताता है ये? कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, कि टाइम पीरियड प्रॉपर चलता चला जाएगा। कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। और दैट्स मीन इसमें क्या लिखा गया? वेयर लिमिटेशन पीरियड हैज स्टार्टेड, हो चुका है स्टार्ट, सारी चीजें फॉलो करते हुए स्टार्ट हो चुका है, हैज स्टार्टेड, नाउ
नो subsequent disability or inability can stop suit or application। फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। वो कहते हैं ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दी गई अब उसको कोई नहीं रोक सकता, तो वही सेम थिंग बच्चों, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जो कमिटमेंट हो गई तो हो गई, जहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन 6, 7, 8 और 9 जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो बच्चों ये थे हमारे सेक्शन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो हमेशा एक साथ आपके चलते थे, इसलिए मैंने पूरा आपको एक सीक्वेंस में आपको बताया है कि 6 क्या बोलते हैं, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो नोट्स में आप देखो बच्चों, नोट्स में तो थोड़ी सी डिटेल आपको दी गई होगी। क्लियर, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको टॉपिक दिया गया है पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, तो 6, 7, 8 आपको दिया गया है। तो ये 6 पूरा आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लीगल डिसेबिलिटीज, तो पूरा वही आपको पूरा मिलेगा बच्चों। ये आप रीड करके आओगे, एक एक वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया कॉपी में। 7 बच्चों आपको लिखवा दिया है, जहां पे हमने क्या बात की थी कि भी अगर वो क्या होता है ज्वाइंटली अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइंटली था अगर केस फाइल करना था, तो वो वाला पॉइंट था आपका बच्चों पे। एंड 8 बच्चों आपको बता दिया इसमें कि ज्यादा कितना टाइम मिलेगा, 3 ईयर्स का, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। एंड सेक्शन 9 भी बच्चों यहाँ पे आपका हो गया है, दैट इज कि एक बार अगर टाइम स्टार्ट हो गया, वंस टाइम हैज बिगन टू रन, तो नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंश्योर ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट, उसको कोई नहीं रोक सकता ये। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट। लेकिन बच्चों उसकी एक एक्सेप्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने वहां पे सिर्फ शूट और एप्लीकेशन लिखवाया है, अपील नहीं लिखवाया, तो मतलब अपील में हो सकता था। ठीक है, अपील में हो सकता है कि वहां पे टाइम पीरियड बीच में रोका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट शूट और एप्लीकेशन को नहीं रोका जा सकता। क्लियर, तो बच्चों ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट बताया, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन आपने कर लिए हैं। इसके बाद बच्चों जो टॉपिक आपका रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म वहीं पे करना चाहूंगा। अभी आपको पहले इतना इसके अंदर पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो पहले इसको इतना ही रन करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिमेनिंग टॉपिक भी कराऊंगा, और साथ में जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको साथ साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।